क्या दोस्तों आपको पता है हाल ही में एशिया का सबसे पहला सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल कहां खोला गया? प्रति वर्ष वर्ल्ड टॉयलेट डे विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? और गो कैबिनेट हाल ही में कहां गठित की गई? ऐसे ही 15 बड़ी खबरों को कवर करते हुए हमने आज का बोले तो 19 नवंबर का करंट अफेयर का वीडियो तैयार किया है। यह वीडियो लास्ट तक देखें। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। और अभी तक आपने हमारी GK 2020 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, गो कैबिनेट का गठन कहां किया जाएगा? गो कैबिनेट का गठन मध्य प्रदेश में किया जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह घोषणा की है। तो गो कैबिनेट से जुड़े हुए और भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि मध्य प्रदेश में गो कैबिनेट का गठन क्यों किया जाएगा, गोधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए। और गो कैबिनेट में कौन कौन शामिल होंगे? पशुपालन, वन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह एवं किसान कल्याण विभाग इस कैबिनेट में शामिल होंगे। और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, गो कैबिनेट का उद्देश्य है गोधन को संरक्षण प्रदान करना। तो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व ने पहली बैठक 22 नवंबर गोपाष्टमी पर गो अभ्यारण्य आगर मालवा में आयोजित की जाएगी। कहां? तो गो अभ्यारण्य जो आगर मालवा है वहां पर यह गो कैबिनेट पहली बार आयोजित की जाएगी। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो आप मैप में देख सकते हैं कि भारत के सेंटर में स्थित है यह मध्य प्रदेश, जिसके आसपास दोस्तों 5 राज्य सटे हुए हैं। यहां पर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहां पर गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ 5 राज्यों से सरहद साझा करता है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, और भोपाल को राजा भोज की नगरी तथा जिलों की नगरी भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। लेकिन मध्य प्रदेश के राज्य प्रतीक कौन कौन से हैं वो भी याद रख लो। मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प है सफेद लिली, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है शाह बुलबुल जिसे पैराडाइज फ्लाई कैचर भी कहते हैं, और मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद, तो राजकीय फसल है सोयाबीन। क्लियर दोस्तों? और इसी तरह हर क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपके सामने रखता हूं। हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है, लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड टॉयलेट डे दोस्तों आज ही 19 नवंबर को मनाया जा रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 19 नवंबर वर्ल्ड टॉयलेट डे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा के अनुसार हर साल 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है और प्रति वर्ष इसकी एक थीम भी तय की जाती है। तो विश्व शौचालय दिवस 2019 की थीम क्या रखी गई थी? लिविंग नो वन बिहाइंड। क्या? लिविंग नो वन बिहाइंड 2019 की थीम रखी गई थी। और यह महत्वपूर्ण दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? किसने शुरुआत की थी? इस दिवस को मनाने की शुरुआत किसने की थी? विश्व शौचालय संगठन द्वारा वर्ष 2001 में यह दिवस मनाने की शुरुआत की गई। किसने शुरुआत की? वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ने। और विश्व शौचालय दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई है वो हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो इस साल के वर्ल्ड टॉयलेट डे 2020 की थीम स्थायी स्वच्छता और जलवायु परिवर्तन, इंग्लिश में कहे तो सस्टेनेबल सैनिटेशन एंड क्लाइमेट चेंज 2020 के यह महत्वपूर्ण दिवस की थीम रखी गई है। तीसरा क्वेश्चन, 19 नवंबर निम्न में से किस महानुभाव का जन्म दिवस है? 19 नवंबर यानी कि आज के दिन इंदिरा गांधी जी का भी जन्म दिवस है। 19 नवंबर रानी लक्ष्मीबाई का भी जन्म दिवस है। और हमारे एक भारत देश के समाज सुधारक एवं क्रांतिकारी केशव चंद्र सेन का भी आज जन्म दिवस है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उपरयुक्त सभी का जन्म दिवस है 19 नवंबर को। और यहां मैं आपको तीनों के बारे में
क्रमशः बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं इंदिरा गांधी जी की। इंदिरा गांधी जी का नाम प्रियदर्शनी भी था और जवाहरलाल नेहरू उनके पिता ने इंदिरा गांधी जी को प्रेम से दोस्तों प्रियदर्शनी बुलाते थे। तो इंदिरा गांधी जी का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में हुआ था और इलाहाबाद बोले तो प्रयागराज वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित। और इंदिरा गांधी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एकलौती पुत्री थी और इंदिरा गांधी को लौह महिला के नाम से भी संबोधित किया जाता था। भारत में लौह महिला के नाम से भी संबोधित किया जाता था इंदिरा गांधी जी को और ये भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी। और उनके पिता का नाम जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी के दादा का नाम मोतीलाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी की माता का नाम कमला नेहरू। यह इनके फैमिली बैकग्राउंड। और 31 अक्टूबर 1984 को श्रीमती गांधी के आवास पर तैनात उनके 2 सिख अंगरक्षकों ने गोली मारकर इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी थी। और दोस्तों अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को बनारस में हुआ था। कहां पर? बनारस में। और पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। और रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम क्या था? मणिकर्णिका। और उन्हें प्यार से मनु और छबीली भी बुलाया जाता था। तो आपको याद रखना है कि हमारे रानी लक्ष्मीबाई के 3 उपनाम थे, मणिकर्णिका, मनु और छबीली। क्लियर है? और अब बात करते हैं केशव चंद्र सेन की। वो हमारे भारत देश के एक जाने माने क्रांतिकारी एवं समाज सुधारक। इमेज में आप देख सकते हैं केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन का जन्म 19 नवंबर 1838 को कोलकाता में हुआ था और केशव चंद्र सेन ने ही आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती को सलाह दी थी कि वे सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी में करें, क्योंकि हिंदी आम लोगों की भाषा है, सब समझ सकते हैं। और इसीलिए स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों का प्रसार जल्द ही हिंदी भाषा से हो सकता था और इसीलिए सिफारिश की थी केशव चंद्र सेन ने स्वामी दयानंद सरस्वती को। और 1866 में केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की और केशव चंद्र सेन के प्रयत्न से ही 1872 में लड़कियों की विवाह की उम्र बढ़ाने का एक कानून भी पारित किया गया था। ओके, और अब बात करते हैं दोस्तों चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में मालाबार अभ्यास 2020 का दूसरा चरण कहां आरंभ हुआ? मालाबार अभ्यास का दूसरा चरण हाल ही में आरंभ हुआ है उत्तरी अरब सागर में। पहला संस्करण दोस्तों इसी महीने की शुरुआत में आयोजित किया गया था। अब यह दूसरा चरण है और मालाबार अभ्यास में 4 देश हिस्सा लेते हैं और वो कौन कौन से? तो यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, हमारा भारत देश, जापान और यहां इसी के साथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास में पहली बार शामिल हुआ है। और आपको भी पता है कि चीन महासागर में यहां पर दोस्तों चीन की जो आक्रामकता है वो काफी बढ़ गई है। तो इस मामले में मालाबार अभ्यास आयोजित करना हमारा एक मुख्य उद्देश्य भी था। तो मालाबार अभ्यास 2020 का पहला चरण इसी महीने की शुरुआत में पूरा किया गया था और दूसरे चरण में शामिल 4 देश ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच जटिल प्रक्रियाओं के अभ्यास किए जाएंगे। कौन सी? जटिल प्रक्रियाओं के अभ्यास किए जाएंगे। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के विक्रमादित्य युद्धपोत और अमेरिकी नौसेना के निमिज युद्धपोत पर केंद्रित गतिविधियां होंगी। तो इस मालाबार अभ्यास में भारत की ओर से किस युद्धपोत ने हिस्सा लिया है? विक्रमादित्य युद्धपोत ने। और ये दोनों युद्धपोत 4 दिन तक अन्य पोतों, पनडुब्बियों और विमानों के साथ मिलकर नौसैनिक अभ्यास करेंगे। कौन सा अभ्यास है? मालाबार अभ्यास, जिसका दूसरा चरण हाल ही में आयोजित किया गया। 5वां क्वेश्चन, क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का दूसरा सफल परीक्षण कहां से किया गया? दोस्तों क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का दूसरा सफल परीक्षण हमने किया है चांदीपुर तट से। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, चांदीपुर तट से हमने यह सफल परीक्षण किया है। और दोस्तों यह दूसरी बार
पिछले एक सप्ताह में हमने दूसरी बार DRDO के द्वारा यह सफल परीक्षण किया गया है। तो सतह से आकाश में मार करने वाली क्विक रिएक्शन मिसाइल प्रणाली का ओडिशा में चांदीपुर तट से, कहां से, चांदीपुर तट पर स्थित परीक्षण केंद्र से दूसरा सफल परीक्षण किया गया है। और यहां दोनों चरण में हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण परीक्षण किए, तो देखो 13 नवंबर को किए गए पहले परीक्षण में मिसाइल की रडार और अन्य क्षमताओं का सफल परीक्षण किया गया। और अब इस परीक्षण से यानी कि दूसरे परीक्षण में ठिकाने का पता लगाकर अचूक निशाना लगाने की इसकी क्षमता साबित हो गई है। तो एक सप्ताह में DRDO के द्वारा 2 सफल परीक्षण किए गए और इस पर हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO को बधाई भी दी है। और यहां पर पढ़िए, क्विक रिएक्शन मिसाइल का बालासोर में टेस्ट सफल और जमीन से हवा में साधती है यह निशाना। ओके, छठा क्वेश्चन, बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? बेंगलुरु यानी कि कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन का हाल ही में उद्घाटन किया है वर्चुअल तरीके से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी। और यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों, बेंगलुरु टेक समिट 2020 कब आयोजित किया गया है? 19 नवंबर से 21 नवंबर यानी कि 3 दिन तक इसका आयोजन होने वाला है, जो आज ही शुरू होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी शिखर सम्मेलन का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया, आज ही करने वाले हैं। ओके, और सम्मेलन का मुख्य विषय क्या रखा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बात है। तो इस सम्मेलन की थीम रखी गई है नेक्स्ट इज नाउ। यहां पर पढ़ सकते हैं, नेक्स्ट इज नाउ इस बेंगलुरु टेक समिट 2020 की थीम रखी गई है। और 3 दिन के सम्मेलन में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन सहित कई जानी मानी अंतरराष्ट्रीय हस्तियां भी भाग लेंगी, लेकिन वर्चुअल तरीके से। और हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन जापान देश के दौरे पर है और जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सैन्य अभ्यास भी आयोजित किया जाने वाला है, इसलिए उन्होंने जापान का दौरा किया है। 7वां क्वेश्चन, एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल कहां खोली गई? दोस्तों, सौर ऊर्जा से संचालित एशिया की पहली कपड़ा मिल खोली गई है महाराष्ट्र राज्य में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। लेकिन महाराष्ट्र राज्य के किस जिले में सौर ऊर्जा से संचालित पहली कपड़ा मिल खोली गई? तो महाराष्ट्र के परभणी जिले में। कौन से? परभणी जिले में एशिया की पहली सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल खोली जाएगी। और इस मिल का नाम क्या है? जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल। क्या नाम है? जय भवानी महिला सहकारी कपड़ा मिल एशिया में पहली होगी जो सौर ऊर्जा पर काम करेगी। और यह परभणी जिला है वो दोस्तों कपास के उत्पादन में एक प्रमुख जिला भी है महाराष्ट्र का। तो 30 एकड़ भूमि में फैले इस मिल में कपास से कपड़ा बनने की पूरी प्रक्रिया शामिल होगी। टेक्सटाइल मिल के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर समप्रिया राहुल पाटिल। और परभणी जो जिला है वो महाराष्ट्र का प्रमुख कपास उत्पादक जिला भी है। और मिल में कपास का ओटना, दबाना, बुनाई, कताई आदि जैसे काम किए जाएंगे। और परियोजना की लागत कितनी है? 100 करोड़ रुपए। और यहां पर पढ़िए, फर्स्ट सोलर पावर एनेबल्ड टेक्सटाइल मिल और किस जिले में? परभणी जिले में महाराष्ट्र में शुरू की गई है। 8वां क्वेश्चन, सुर्खियों में रही पोलावरम परियोजना किस नदी पर बहुउद्देशीय सिंचाई हेतु निर्माणाधीन राष्ट्रीय परियोजना है? दोस्तों, यह परियोजना हाल ही में सुर्खियों में रही है। इसीलिए सुर्खियों में रही है कि पोलावरम परियोजना की जो हाइट है वो कम नहीं की जाएगी, इस तरह की बात हाल ही में कही गई है। और यह पोलावरम परियोजना गोदावरी नदी, कौन सी? गोदावरी नदी पर निर्माणाधीन एक राष्ट्रीय परियोजना है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, गोदावरी नदी पर यह हाल ही में कार्य निर्माणाधीन है। तो आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी जिले और पश्चिम गोदावरी जिले में गोदावरी नदी पर बहुउद्देशीय सिंचाई हेतु निर्माणाधीन राष्ट्रीय परियोजना चालू है।
और आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि पोलावरम बांध की ऊंचाई कम नहीं होगी और इस बांध की अधिकतम ऊंचाई 48 मीटर निर्धारित की गई है और इसे कम नहीं किया जा सकता, यह बात कही है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। और इस परियोजना की कुछ प्रमुख बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यह परियोजना 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। कितनी? इस परियोजना पूर्ण होने से 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। 960 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ पन बिजली पैदा होगी और 540 गांवों में पेयजल सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरह का फायदा मिलने वाला है पोलावरम इस परियोजना से। किस नदी पर? गोदावरी नदी पर। तो दोस्तों गोदावरी नदी की भी बात कर ले। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह 1465 किलोमीटर लंबी नदी है। पैनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं और गोदावरी बेसिन में स्थित कलसुबाई, कौन सी? कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है गोदावरी बेसिन और सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कलसुबाई महाराष्ट्र में स्थित है। वहां से इस नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों आपको हमारे भारत की जियोग्राफी की दृष्टि से गोदावरी नदी के बारे में डिटेल में याद रखना चाहिए। जो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको बताए। 9वां क्वेश्चन, वात्सल्य और समर्थ योजना किसने शुरू की? वात्सल्य और समर्थ नामक 2 योजना हाल ही में शुरू की है अशोक गहलोत ने। अशोक गहलोत बोले तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में 2 प्रमुख योजना शुरू की है और राजस्थान में 14 से 20 नवंबर 2020 तक बाल अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है। बाल अधिकार सप्ताह मनाया जा रहा है और इस अवसर पर अशोक गहलोत ने यह घोषणा की है और इस सप्ताह की शुरुआत करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए 2 नई योजना, एक है वात्सल्य और दूसरी है समर्थ, जिसकी शुरुआत की है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में बच्चों के लिए कौशल विकास और परामर्श केंद्र का भी उद्घाटन किया। कहां पर? तो हमारा भारत, वहां पर राजस्थान और राजस्थान के जोधपुर जिले में। कहां पर? जोधपुर में। और यह परामर्श केंद्र आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर कार्य करेगा। क्लियर है? और दोस्तों राजस्थान की कैपिटल, राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल, यह बेसिक इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको कई बार बताई। आपको याद है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रावती का निधन हो गया। वे किस राज्य की पहली महिला सांसद थी? चंद्रावती वो दोस्तों हरियाणा राज्य की पहली महिला सांसद थी जिसका हाल ही में 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो चंद्रावती की दोस्तों राजनैतिक सफर की बात करें तो सबसे पहले चंद्रावती का जन्म हरियाणा के भिवानी के दलवास गांव में हुआ और उनकी राजनैतिक सफर कुछ इस तरह थी कि हरियाणा की पहली महिला सांसद भी थी, पहली महिला नेता प्रतिपक्ष भी बनी थी 1982 से 85 तक और सर्वप्रथम वर्ष 1954 में अविभाजित बधरा से विधायक भी बनी और पुदुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी थी चंद्रावती और हाल ही में 93 वर्ष की उम्र में इसका निधन हो गया है। नाम मत भूलिएगा, चंद्रावती। 11वां क्वेश्चन, गिद्ध कार्य योजना 2020 से 25 यानी कि वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 किसने शुरू की? दोस्तों वल्चर एक्शन प्लान 2020 से 25 हाल ही में लॉन्च किया है हमारे पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है प्रकाश जावड़ेकर जी। और आपको भी पता है कि यह एक लुप्त प्राय यानी कि पिछले दशकों में सबसे अधिक कोई भी पक्षी की मृत्यु हुई है तो वो है वल्चर। और इसका कारण क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो भारत 1990 के दशक के बाद से दुनिया में पक्षियों की आबादी में सबसे अधिक गिरावट वाले देशों में से एक है और इस परियोजना को वर्ष 2025 तक बढ़ाकर न केवल उनकी संख्या में गिरावट को रोकना है बल्कि भारत में गिद्धों की संख्या को सक्रिय रूप से बढ़ाना है और इसलिए हमने इस प्लान को लॉन्च किया है। पशु चिकित्सा में प्रयोग की जाने वाली दवा
डिक्लोफिनेक को वर्ष 2006 में प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि इसी दवा के कारण वल्चर की मौत हो जाती है। इसका कारण क्या है? डिक्लोफिनेक दवा के जैव संचयन से गिद्धों के गुर्दे यानी कि किडनी काम करना बंद कर देते हैं, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और इसलिए इस गिद्ध को संरक्षण प्रदान करने के लिए इस एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया है। हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी ने लॉन्च किया। 12वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई 5 सूत्री योजना का उद्देश्य क्या है? छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक 5 सूत्री योजना हाल ही में शुरू की गई और इसका उद्देश्य है नक्सलवाद के प्रभाव को समाप्त करना। क्या? नक्सलवाद के प्रभाव को समाप्त करना यह 5 सूत्री योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इसलिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र सरकार से मदद भी मांगी है। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर बस्तर क्षेत्र में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में नक्सलवाद के प्रभाव को समाप्त करने के लिए एक 5 सूत्री योजना के क्रियान्वयन में सहयोग देने की मांग की है। और आपको भी पता है कि यह जो जिला है वो सबसे ज्यादा नक्सलवादियों का है। 5 सूत्री योजना, इसमें पहली है रोजगार सृजन। रोजगार सृजन के अवसर पैदा किए गए तो दोस्तों नक्सलवाद कम हो सकता है। दूसरी है कनेक्टिविटी, यानी कि दुर्गम क्षेत्रों में मौजूदा सड़क तथा रेल पटरियों को अपग्रेड करना, कनेक्टिविटी। और तीसरा जो यह 5 सूत्री योजना का है वो है स्टील प्लांट की स्थापना, यानी कि लौह अयस्क से समृद्ध क्षेत्र में स्टील प्लांट को स्थापित करना, यह तीसरी योजना। चौथी योजना है कोल्ड चेन अवसंरचना, यानी कि क्षेत्र में वन उत्पादों के संग्रहण तथा भंडारण के लिए केंद्र से अनुदान मांगना, यह चौथी योजना। और 5वीं है सिंचाई परियोजना, यानी कि सिंचाई परियोजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू करना। और इस तरह के 5 सूत्रीय कार्य योजना के लिए हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ की सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। 13वां क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहेगी? दोस्तों यह एक रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है गोल्डमैन सैक्स। उनके द्वारा 2020-21 में यानी कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी नेगेटिव 10.3% रहने का अनुमान लगाया है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है -10.3%। तो गोल्डमैन सैक्स एक ग्लोबल रिसर्च फर्म और एक रेटिंग एजेंसी है। और गोल्डमैन सैक्स ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए भारत के जीडीपी अनुमान में सुधार किया है। और इससे पहले सितंबर में रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने भारतीय अर्थव्यवस्था में नेगेटिव 14.8% गिरावट आने का अनुमान लगाया था और हाल ही में सुधार करके -10.3% कर दिया है। क्योंकि जिस रफ्तार से हमारी इकोनॉमी सुधर रही है यानी कि आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही है, इस मामले में इस रेटिंग एजेंसी ने सुधार किया है। 14वां क्वेश्चन, निर्वाचन आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का राज्य नायक नियुक्त किया? निर्वाचन आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक अभिनेता, किसको? सोनू सूद को पंजाब का राज्य नायक नियुक्त किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सोनू सूद। और यहां पढ़िए, स्टेट आइकॉन ऑफ पंजाब, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने स्टेट आइकॉन ऑफ पंजाब नियुक्त किया है सोनू सूद को। निर्वाचन आयोग ने अभिनेता सोनू सूद को पंजाब का राज्य नायक नियुक्त किया है। और सोनू सूद ने दोस्तों कोविड-19 में जो उम्दा कार्य किया उसको ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। तो सोनू सूद को यह सम्मान देने का निर्णय लॉकडाउन के दौरान उनके द्वारा किए गए मानवीय कार्यों को देखते हुए लिया गया है। और हाल ही में दोस्तों सोनू सूद की एक आत्मकथा भी लॉन्च होने जा रही है जिसका नाम है आई एम नो मसीहा, सोनू सूद की आत्मकथा। 15वां क्वेश्चन, भारत की तरफ से तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को किसने संबोधित किया? यह तीसरे वार्षिक ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को भारत की तरफ से संबोधित किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है नरेंद्र भाई मोदी। और यह ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम की स्थापना कब
और किसने की थी? तो 2018 में माइकल ब्लूमबर्ग ने यह ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम की स्थापना की थी। और इस फोरम का उद्देश्य क्या है? विश्व अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण चुनौतियों से निपटने के लिए नेताओं का एक समुदाय तैयार करना। और इसके बारे में आगे बताऊं तो इस फोरम की पहली बैठक कहां आयोजित की गई थी? सिंगापुर में। और दूसरी बैठक आयोजित कहां की गई? बीजिंग में। और इस बार वर्चुअल तरीके से ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम की यह बैठक आयोजित की गई। यह तीसरी बैठक है। और अब बात करते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहा सूर सरोवर किस राज्य में स्थित है? सूर सरोवर जिसे हाल ही में एक रामसर साइट घोषित किया गया और महाराष्ट्र का जो लोनार झील है उसे भी रामसर साइट में शामिल किया गया। और इस तरह हमारे भारत देश में 41 ऐसी रामसर साइट हो गई है। और यह सूर सरोवर है वो दोस्तों उत्तर प्रदेश में आगरा के निकट स्थित है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। और लगभग सभी दोस्तों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। उनमें से कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड के नाम लेना मैं चाहूंगा। उनमें से एक है बोयलाल कुमार फ्रॉम बिहार के समस्तीपुर से, गुडिया लखारा, उन्होंने भी राजस्थान से इस क्वेश्चन का सही आंसर भेजा। आर के दबंग राजस्थान के अलवर से, बसाई बलन से है आर के दबंग, उन्होंने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। रितेश कुमार रंजन फ्रॉम मोतिहारी से, भावना रोहित फ्रॉम गुजरात नडियाद से, ठाकुर महेश फ्रॉम गुजरात और चुडासमा मोहन गुजरात के जूनागढ़ से। इन सभी दोस्तों ने सही आंसर दिया। विकास कुमार जल गोविंचाक, आपका आंसर बिल्कुल सही। और वेरमाज इंग्लिश क्लासेस नामक एक नए सब्सक्राइबर फ्रेंड जुड़ चुके हैं, उन्होंने भी दोस्तों यह सही आंसर दिया है, वो है दरभंगा बिहार से। और नीरज मकवाणा गुजरात के सूरत से, मांडलिया यशवी गुजरात के राजकोट से, धरती बारैया काजी यूनुस गुजरात पड़धरी से और सोलंकी मनोज गुजरात के सुरेंद्रनगर से। रविंद्र गोस्वामी, उन्होंने भी यह क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, जयपुर शहर की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जयपुर का स्थापना दिवस, उसके बारे में मैंने आपको कल ही बताया था कि जयपुर की स्थापना किसने की थी। आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में, आंसर देना मत भूलिएगा। और वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा है, यूनिक लगा है, हेल्पफुल लगा है तो लाइक कीजिए और आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।